अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सीज फायर की तोसी और मुज़ाकरात के ऐलानात के बावजूद ईरान और अमरीका के दरमियान मामलात कशीदा होते जा रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जा करने की वीडियो भी जारी कर दी है, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ईरानी बहरिया के मुताबिक इन जहाज़ों को इसलिए कब्जे में लिया गया क्योंकि इन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजामात को खतरे में डाला था। हुकाम का यह कहना है कि दोनों जहाज़ों को तहवील में लेने के बाद ईरानी साहिल के जानिब मुंतकिल कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले BBC के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने अमरीकी बहरिया को यह हुक्म दे दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने के शुबे में किसी भी छोटी कश्ती को निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाए और इस हवाले से किसी किस्म की हिचकिचाहट ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि अमरीकी माइन स्वीपिंग कार्रवाइयां इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में जारी हैं। अब सदर ट्रंप ने 13 अप्रैल को ऐलान किया था कि अमरीकी बहरिया जो है वो आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी करेगी। अमरीकी मीडिया का यह कहना है कि सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी के नतीजे में 31 जहाज़ों को अभी तक रीडायरेक्ट किया गया है। कुछ जहाज़ों को बंदरगाहों के जानिब वापस भेजा गया है या उनको इर्द गिर्द चक्कर लगाने पर मजबूर किया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक जिन जहाज़ों को रीडायरेक्ट किया गया है इनमें ज्यादातर ऑयल टैंकर्स ही शामिल थे। इससे पहले भी अमरीकी फोर्सेज ने आबनाए हुर्मुज़ में एक ईरानी तिजारती जहाज पर हमला करके उसको कब्जे में ले लिया था, जिसकी वीडियो भी सेंटकॉम ने जारी की थी और इसे ईरान ने जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी जो है वो करार दिया था। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने गुज़िश्ता रोज अमरीकी बहरिया के वजीर जो है वो उनको भी ओहदे से हटा दिया। अमरीकी महकमा जंग ने वजीर के इस्तीफे की तस्दीक भी कर दी है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक जो वजीर बहरिया थे इनको फौजी जहाज़ों के गोल्डन फ्लीट की तामीर के ट्रंप के मंसूबे पर इख्तलाफ की वजह से जो है वो हटाया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप का यह कहना है कि उन्होंने पहले कहा था कि ईरान के साथ जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो जुमे को हो सकता है। अब बड़ा कम वक्त बचा है। उन्होंने साथ ही ये कहा था कि ईरान की जो 8 खवातीन मुजाहिरीन थी अब ईरान उनको सजाए मौत नहीं देगा और इनमें से 4 को फौरी तौर पर रिहा कर देगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्लिन डेविड ने यह कहा था कि सिर्फ सदर ट्रंप ही इन 8 खूबसूरत ईरानी खवातीन की जान बचा सकते थे और उनकी जिंदगियां बचा ली जाएंगी। अब दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के जो इस दावे को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है और सदर ट्रंप ने यह कहा था कि उन्होंने ईरान में 8 खवातीन को मुजाहिरीन जो थी उनको फांसी से बचाया। ईरान की अदलिया ने इस मामले पर बाज़ाब्ता रद्दअमल देते हुए कहा है कि ऐसी किसी फांसी का कोई मंसूबा ही मौजूद नहीं था। ईरानी हुकाम के मुताबिक जिन खवातीन का जिक्र किया जा रहा है इनमें से कुछ को पहले ही रिहा किया जा चुका है, जबकि दीगर को ज्यादा से ज्यादा कैद की सजा हो सकती थी, ना कि सजाए मौत की। ईरान ने मुज़ाकरात को अब नाकाबंदी खत्म करने से मशरूत कर रखा है। ईरान का यह कहना है कि अमरीकी सदर मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं। अमरीका की जानिब से दी जाने वाली धमकियों और वादों की खिलाफ वर्जी ही मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह भी कहा कि ईरान मौशी दबाव की वजह से मुज़ाकरात इस पर वापस आ रहा है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी, वो जब बेहतर समझेंगे वो ईरान से जंग की टाइमलाइन देंगे। अब इसी से जुड़ी एक और खबर यह आई कि साबिक अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने यह इंकशाफ किया कि नेतन्याहू ने कई अमरीकी सदूर पर ईरान पर फौजी हमले के लिए दबाव डाला, ताहम बराक ओबामा, जो बाइडन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इससे इनकार किया था। जॉन कैरी के मुताबिक सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने इस मौक़िफ़ की हिमायत की। अब पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको अभी भी दुनिया भर में सराहा जा रहा है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात बचाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त गैर मामूली किरदार अदा करें। जरीदे के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त नाजुक मरहले में हैं, जहां बाहमी एतमाद की कमी, इक़्तिसादी पाबंदियां और हालिया फौजी कशीदगी अहम रुकावटें बन रही हैं। पाकिस्तान इन मुश्किलात के बावजूद दोनों फरीकैन के दरमियान राब्ते का पुल बनने की कोशिश कर रहा है ताकि मुज़ाकराती अमल जो है वो उसको जारी रखा जा सके और खित्ते में कशीदगी को कम किया जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान अब जंगबंदी जो है वो भी बरकरार है, ताहम बयानात और इल्ज़ामात का ये जो सिलसिला जारी है। अब ये सिफारती कशीदगी जो है वो किस तरह से कम हो सकती है, मुज़ाकरात का अभी मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि जो है वो जुमे की बात सदर ट्रंप ने की थी, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि डेडलॉक जो है वो बदस्तूर बरकरार है। अब मामलात यहाँ से किस तरह से निकल सकते हैं, सूरत हाल इस वक्त क्या है, इस पर बात करने के लिए
साबिक सफ़ीर इमरान अली साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। इमरान अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एज ऑफ नाउ जहाँ पर चीज़ें खड़ी हैं और इश्यूज़ हैं, आपको बातचीत के इम्कानात या इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या नज़र आ रही है? जी देखिए, पहले मैं आपको ज्यादा आसान चीज बता देता हूँ कि हालांकि बड़ा ये क्लीशेड फ्रेज है, 50-50-50, 50-50 से ज्यादा नहीं है इनके, लेकिन 50% हैं। कई लोग बहुत नाउम्मीद हो गए, ऐसी बात नहीं, 50% हैं चांसेस। और जहाँ चीजें खड़ी हैं जी, वो ये है कि पिछले 24 घंटे में कुछ बेहतर बातें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि उनके जो कुछ खवातीन थी जिनको डेथ सेंटेंस दी हुई थी ईरान में, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब फरमा रहे हैं कि उनको उनकी डेथ सेंटेंस को ईरान ने रिकंसिडर किया है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन, बेशक पाकिस्तान के थ्रू या डायरेक्टली भी, हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए कि वो डायरेक्ट भी बातें कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। वो फिर कुछ शिप्स को जाने की इजाज़त ईरान की दी गई है नेवल ब्लॉकेड में से। बुरी बात यह है कि ईरान ने भी फायरिंग की है। बुरी बात से मेरी मुराद ये नहीं कि उनका फायरिंग करना बुरा है, इस ये कि ये डाउन साइड है और कुछ रिटोरिक है और कुछ ईरान की तरफ शदीद से शदीद रिजर्वेशंस है। वो रिजर्वेशंस भी एक एक्सट्रीम पे चली गई हैं, वो बाद में मैं आपके प्रोग्राम में जिक्र करूंगा। तो बेसिकली दोनों ने अपने डोमेस्टिक ऑडियंसेस को बताना है कि हमने जंग जीती है। अमेरिका ने बताना है हमने जंग जीती है। ईरान ये बताना चाहता है कि हमने जंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और ईरान में जो टॉप लीडरशिप के जाने के बाद ये बात दुरुस्त है कि सब कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं है लीडरशिप के टीयर्स के दरमियान, इजरायली असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के डर से। तो ईरान भी के लिए भी आसान नहीं है एक यूनिफाइड स्टांस देना। तो ये इस वक्त पोजीशन है। मुझे लगता है कि अगर कोई बेहतरी हुई तो प्रोबेबली आज रात तक, हमारे 12 बजे तक, 4-5 बजे तक रात को वो करना पड़ेगा, क्योंकि वरना उसके बाद जो ये इनकी फॉरवर्ड टीम्स यहाँ डिप्लॉय हुई हैं, पूरी दुनिया की डिप्लॉयमेंट है, पाकिस्तान शटडाउन में है, इसको इंडेफिनेटली भी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान साहब, अब हमारा इम्प्रेशन ये है कि जो है वो पब्लिक पोजीशंस होती हैं, लेकिन जो अंदर बात होती है वो उससे मुख्तलिफ होती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी लिए गए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक पोजीशन है वही जो है वो शायद इनकी मुज़ाकराती पोजीशन भी है। तो आपके ख्याल में अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है? बदकिस्मती ये है जी कि जो इनके 4-5 बड़े स्ट्रैंड्स हैं जिनके ऊपर निगोशिएशंस हो रही थी, उनमें इनका चांस है कि कोई ब्रॉडर एग्रीमेंट हो जाती और उसके बाद, उस एग्रीमेंट के बाद उम्मीद अफजा आगे चीज़ें कंटिन्यू करती। ईरान का इंप्रेशन फर्स्ट राउंड में ये है कि अमेरिकन सीरियस नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो लोग भेजे गए हैं या तो उनको एम्पावर्ड होना चाहिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब बार बार अमेरिका कॉल कर रहे हैं और खुदा न खास्ता एक दफ़ा नेतन्याहू को भी कॉल किए और उनके साथ विटकॉफ और कुशनर पेजेस लेके बैठे हुए हैं इसराइल के साथ, तो फिर वो समझते हैं कि हमने इतना मुश्किल फैसला किया, हम आए और ये इसके बावजूद सीरियसनेस नहीं थी। उसके बाद उम्मीद की किरण पैदा हुई जब फील्ड मार्शल गए थे टू ईरान और उन्होंने उनसे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की खोलने की एक बहुत मुश्किल चीज उनसे मनवा ली। उनको माना, तो उसके साथ ही उससे, ये लोग गलत बता रहे हैं सारे एनालिस्ट, उससे एक दिन पहले नेवल ब्लॉकेट शुरू हुआ था। लेकिन समहाउ ईरान में एक्सपेक्टेशंस थी कि यार अगर हमने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोल दी हैं तो फिर अमेरिका को भी नेवल ब्लॉकेट खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये उससे रिलेटेड है। जबकि अमेरिका का ने ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये जनरल वॉर स्ट्रेटजी के तहत की थी कि हम बॉम्ब नहीं करेंगे, हम ईरान को उसके नीज पे ले आएंगे। जब वो नहीं हुई तो ईरानियंस फर्दर इन्फ्लेम हो गए कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम ऑनेस्ट डिस्कशंस कर रहे हैं। और जो एक थोड़ी सी बुरी बात जो कुछ आर्टिकल्स में आई है, वो आहिस्ता आहिस्ता
पाकिस्तान को कुछ उनके सेक्शन ये कहना शुरू हो गया कि पाकिस्तान इतना ओवर ईगर क्यों है एक किस्म के ठीक। डायलॉग और एग्रीमेंट के लिए, विच इज वेरी जी। अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान ने ना तो किसी तेल का लालच है पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान को किसी डॉलर का हाँ। लालच है ईरान से, या फॉर दैट मैटर किसी से भी। हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं। पहली दफा पाकिस्तान के सारी स्टेट ने इकट्ठे होके एट द टॉप इकट्ठे होके एक जेन्युइन कॉज के लिए, वॉर को रोकने के लिए यह सारी एफर्ट्स की हैं। अगर ओवर ईगर भी थे, वो 3 दिन बिल्कुल रहे ऐसे भी, ही। तो वो इसलिए रहे कि वो कोई हाँ। एग्रीमेंट ले आए, वो कोई अमेरिका के हक में फैसला करवाने के लिए पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप वहां नहीं थी। लेकिन वही होता है आम जिंदगी में भी, हम्म। जब सुलह करवाने वाला एक पार्टी को बहुत कहे, या इवेंचुअली तो मैंने देखा है सुलह कराने वाला, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो लोग सुलह कराने वाले को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये भी पाकिस्तान ने रिस्क लिया, साथ इंडियन प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं देख रहा था पहलगाम के बिल्कुल। ऊपर इतनी अजीब अजीब बातें वो लोग करते हैं, सबके बावजूद जो जंग हुई, तो पाकिस्तान भी प्रेशर में था। पाकिस्तान ने हाँ। सारे प्रेशर पसे पुश्त रख के सऊदी अरेबिया को कन्विंस करके हम गए हैं इनके लिए टॉक्स के लिए, तो इन द ग्रेटर गुड ऑफ ईरान एंड इन द हाँ। ग्रेटर गुड ऑफ मिडिल ईस्ट, और हम तो इमोशनल लोग हैं, इन द ग्रेटर गुड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड हम गए हैं। तो अगर ये अब जी। ये चीजें ये खदशात खत्म हो, तो उसके बाद शायद हम कोई बेहतरी देख सके। जी। अभी तो ऐसा लग रहा है इमरान साहब कि जो ब्लॉकेड है वही मेन इशू है यहाँ पर। आपको क्या लगता है ब्रेक थ्रू कैसे हो सकता है? क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे दोनों तरफ से कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये दोबारा पटड़ी पर वापस आ सके? देखें, ये बड़ा बड़ा मुश्किल है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आसान तो ये होता कि आप आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉकेट को हम्म। कम करते और ईरानियन शिप्स को पकड़ के और उनकी वीडियोस ना बनाते। बहुत ही स्मॉल माइंडेडनेस का अमेरिका ने मुजाहरा किया। उसके जवाब में ईरान रिस्ट्रेंट कर सकता था। ईरान ने भी उनके या दूसरे टैंकर्स को रोकना शुरू कर दिया। अब लेटेस्ट अभी खबर ये है कि अमेरिका ने भी एक और टैंकर को रोक लिया। आई होप उनकी वीडियोस ना बनाए, तमस्खुर ना उड़ाएं, और हम्म। आ जाएं। जब ये छोटी छोटी चीजों पे हु स्टार्टेड फर्स्ट इसका फैसला नहीं होता, ये कौम की नेशनल डिग्निटी के बहाने से, बाकी चीजों के बहाने से इंसान करता रहता। तो अभी जब हम बोल रहे हैं तो फिर एक इन्फ्लेमेटरी चीज हो गई है। अमेरिका ने एक आई थिंक टैंकर को अप्रीहेंड किया है। जी। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं। वो जो डेथ सेंटेंस खत्म हुई है, कुछ कुछ शिप्स को जाने दिया है अमेरिका ने, और ईरान ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं दी थी, किए हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अब अल्लाह करे कि हाँ। बेटर सेंस प्रिवेल्स और ये छोटी मोटी पॉस्चरिंग हो, जिस तरह आप शुरू में कह रहे थे। तो देयरफॉर जी। दूसरा एक और बहुत गलीज काम हुआ है, वो ये है कि जिस तरह इसराइल ने फिर लेबनान में स्ट्राइक शुरू कर दी है, बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर दिया, बच्चे मर हम्म। रहे हैं, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अंडर ह्यूमैनिटी लॉ और किसी और चीज की। ठीक। और बिल्कुल सही। अमेरिका ये गुड कॉप बैड हम्म। कॉप प्ले नहीं कर सकता कि इसराइल जो है वो हाँ। हमारे काबू में नहीं है। इट्स ऑल रबिश। इसराइल ठीक है। डज एवरीथिंग आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम वॉशिंगटन। राइट। और लास्टली, अब अगर अब उम्मीद तो है कि कोई बात बन जाए, कोई मुज़ाकरात की राह निकले, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपके ख्याल में क्या सिचुएशन जो है वो होने जा रही है? देखिए, अगर तो एक एक अनईजी पॉज चलता है जिसमें जंग शुरू नहीं होती, हाँ। फिर भी इट इज नॉट वेरी बैड। ऑल दो इकोनॉमिकली बहुत बुरा होगा, प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, पाकिस्तान पूरी हम्म। तरह इफेक्टेड है, इंडिया पूरी तरह इफेक्टेड है, चाइना के ठीक है। पास रिजर्व हैं, साउथ कोरिया जापान इफेक्टेड है। तो उसमें इकोनॉमिकली इफेक्ट हो सकते हैं, गलती हो सकती है, कोई चीज हो सकती है। दोबारा इकट्ठे होके विल के साथ एक दूसरे मुल्क में पाकिस्तान अमरीकियों का इन फुल फ्लो आना बड़ा मुश्किल काम है। अमेरिका पाकिस्तान इज नॉट जेनीवा, जहाँ 6 घंटे की फ्लाइट हो अमेरिका हम्म। से, या यूरोप में आप 2 दिन सैर करते हुए फिर तीसरे दिन वियना चले जाएं। पाकिस्तान आना इज अ मेजर अंडरटेकिंग।
तो इसलिए फिर वो एक अगला राउंड होना, जितने जितने दिन बीतते जाएंगे अगला राउंड होना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अभी अभी ये राउंड हो जाए। और आपके ये बाकी स्पॉयलर्स हैं, कुछ लोग और मीडिएट करना चाहते हैं, दे आर हम्म। वेलकम। लेकिन इस वक्त जी, बेहतर यह है कि बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान का इदारे, फॉरेन ऑफिस, हर चीज जी। एंगेज्ड है इसके अंदर। हमने गुड फेथ में सिर्फ हाँ। सेंडर ऑफ मैसेजेस और मीडिएटर नहीं बने थे, हम मीडिएटर प्लस 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 या पार्टिसिपेंट हैं। तो इट विल बी अ लॉस ऑफ होप इन आवर कंट्री ऑल्सो। तो अल्लाह करे राइट, बिल्कुल वर्स्ट केस ठीक। सिनेरियो ये है कि जंग शुरू हो जाए, क्योंकि हाँ। ईरान का एक रिजिड प्लान है। ईरान का रिजिड प्लान ये, इट विल अटैक द मिडल ईस्ट, जीसीसी की कंट्रीज, और उसका नुकसान बहुत होगा, फिर शायद हम वापस ना आ सकें। तो इसलिए अल्लाह करे जंग ना हो, और बेहतर बिल्कुल यह है ठीक। कि अगले कुछ दिनों में ये लोग यहाँ पहुंच जाए। राइट, बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब, साबिक सफ़ीर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं? सदर ट्रंप ने जिस जुमे का जिक्र किया था, अब कल जुमे का दिन है और मुज़ाकरात के हवाले से ऐसा लगता है कि मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझते जा रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला कितना क्रिटिकल है इस सारी सिचुएशन में, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। फैसल शाह साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके ख्याल में क्यों हो गया है? पब्लिक पोजीशंस तो हैं, लेकिन इससे हल क्यों नहीं किया जा सका, और अभी इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आप क्या देख रहे हैं? शुक्रिया रहमान, मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं समझता हूँ इस वक्त तीन चीजें हैं जो बड़ी अहम है दोनों मुल्कों के लिए, और दोनों उसको बड़ा विगोरसली परसू कर रहे हैं। पहली चीज ये कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम कंसेशंस चाहते हैं, और उनको ये भी पता है कि दूसरा फरीक कंसेशन देने पे तैयार नहीं है। तो ब्रिंकमैनशिप चल रही है दोनों तरफ से। एक एक्शन लिया जाता है, उसका भरपूर जवाब दिया जाता है, यानी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अपना अपना मसल दिखा रहे हैं एक दूसरे को कि हमारी स्ट्रेंथ अभी भी मौजूद है और हम अभी भी लड़ने को तैयार हैं, और अगर तुम कुछ करोगे तो हम उसका जवाब देंगे। तो वो कंसेशन नहीं मिल रहा है एक दूसरे को, वो इंडिकेशन एक दूसरे से नहीं आ रही है कि कंसेशन मिल जाएगा। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि डोमेस्टिक सपोर्ट को एक्चुअली दोनों लूज नहीं करना चाहते, ना अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कि दोनों में से किसी की भी डील अगर ढीली हुई तो रिजीम चेंज की बारी आ सकती है। जी। यानी अगर ईरान की भी डील कोई अच्छी नहीं हुई तो फिर लोग सड़कों पर आकर ईरानी रिजीम को ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और उसके बावजूद अगर आप टेबल पे जंग हार आए हैं तो फिर आपको रहने का कोई जवाब नहीं है। इसी तरह ट्रंप के साथ भी यही डिलेमा है कि अगर वो डील कोई मजबूत नहीं करते तो फिर जो मिड टर्म आ रहे हैं उसमें जारी बात है रिपब्लिकन्स को नुकसान हो सकता है। डेमोक्रेट्स अगर मेजोरिटी में आ जाते हैं तो ये खबर बिल्कुल एक गर्दिश में है कि जी वो इम्पीचमेंट जरूर करेंगे इनकी। तो दोनों तरफ रिजीम को भी खतरा है, और ठीक। डोमेस्टिक सपोर्ट बेसिकली इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोनों तरफ। तीसरी चीज जो मैं समझता हूँ वो एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर जंग जब खत्म होने लगती है तो एक नोशन ऑफ विक्ट्री होता है जो आपने दुनिया को बताना होता है, ताकि कई दिहाइयों तक दुनिया ये याद रखे कि कौन सी जंग थी और उसमें किसने क्या किरदार अदा किया और कौन जीता कौन हारा। तो ठीक। ये तीन चीजों के लिए इनको कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है, और वो एक्शंस ये ले रहे हैं। ट्रंप साहब जो बातें कर रहे हैं, जो अभी उनके लेटेस्ट बयान आया है कि हमारे माइन स्वीपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लियर कर रहे हैं और हम हर छोटी से छोटी बोट को भी वहां पे मारने का मैंने हुक्म दे दिया है, ये थोड़ा सा मुझे अजीब मजे का खेज लग रहा है। ये भी मजे का खेज लग रहा है अगर मैं ये कहूँ तो, क्योंकि आप ये देखें कि उन्होंने ब्लॉकेट लगाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए, जिसका ये मतलब था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके ख्याल में ईरान के कंट्रोल में है। अब अगर वो कहते हैं कि मेरे माइन स्वीपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा रहे हैं और मेरी नेवी उसके अंदर ऑपरेट कर रही है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अमेरिका के कंट्रोल में। तो अगर अमेरिका के कंट्रोल में तो फिर आपने ब्लॉकेट क्यों लगाया हुआ है? तो ये चीज एक डायकोटमी है बड़ी उनकी स्टेटमेंट्स में और ग्राउंड रियलिटी में, और समझ नहीं आता है कि वो इसको क्यों एस्केलेशन को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जबकि उनको पता है कि ईरानियंस उनके प्रेशर में नहीं आ रहे जंग के पहले दिन से।
ठीक है, और अगर आपको लगता है ब्लॉकेड चलता है तो फिर इसके असरात आप क्या देख रहे हैं? रहमान, इसके तो असरात बिल्कुल क्लियर है। देखें, जंग के पहले दिन से ईरान ने इसको कंट्रोल किया हुआ था, इसको बंद नहीं किया था और वो अपनी मर्जी से जहाजों को आने दे रहा था। द इशू इज कि जैसे ही ईरान ने इसका कंट्रोल लिया है तो इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस कंपनी करना छोड़ दी जहाजों की, जिसकी वजह से जहाजों ने गुजरना छोड़ दिया। ठीक है। तो इतना डैमेज, नुकसान जो है वो ईरान ने नहीं किया है दुनिया का, जितना डैमेज इंश्योरेंस कंपनीज ने किया है। तो अगर अभी भी ये सूरत हाल रहती है और इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योर नहीं करती जहाजों को, तो फिर जहाज नहीं आएंगे। बेशक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला छोड़ दें, ईरान सबको इजाजत दे दे आने जाने की, लेकिन नहीं आएंगे जब तक कि उनकी इंश्योरेंस नहीं होगी, उनको सेफ्टी नहीं एश्योर्ड होगी। तो ये इशू बेसिकली फिजिकल एक कंट्रोलिंग का भी है, लेकिन एक इसका जो एस्पेक्ट है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड भी है और इकोनॉमिक फाइनेंशियल भी बेसिकली इससे रिलेटेड है। इसलिए ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी दुनिया के लिए। अभी आप देखें कि ईरान फिर भी जहाजों को भेजता रहा है तो तमाम ममालिक में इसकी रिवर्बरेशंस फील हुई है। तो अगर ये ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड चलता रहेगा तो फिर तो जहां से कोई गुजरेगा ही नहीं, और जब नहीं गुजरेगा तो ये 20% सप्लाई मुकम्मल बंद हो जाएगी। ठीक है, और हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी, मैं उन पर आपका कमेंट चाहूंगा कि इन माइंस को, ये जो अभी लगी हुई हैं, इनको क्लियर करने में बड़ा टाइम लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं अगर ये जंग अभी रुक भी जाती है और कोई एग्रीमेंट भी हो जाता है। इसका फ्यूचर जो है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई इसको दोबारा से खोलना, इस स्ट्रेट को, इतना मुश्किल होगा? रहमान, मुझे जो खबर है वो ये है, तकरीबन ईरान ने कोई मेरे ख्याल 10 से 12 माइंस की खबर है कि उन्होंने फेंकी हुई है। अच्छा देखें, जब माइंस आप डालते हैं तो जो मुल्क माइंस फेंक रहा होता है या जो नेवी फेंक रही होती है वो उसकी पोजीशन रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेती है। अगर उस मुल्क ने माइंस को क्लियर करना है या उसके साथ मिलके किसी मुल्क ने माइंस को क्लियर करना है, फिर तो आसानी होती है माइंस, क्योंकि आपको पता होता है इस पोजीशन पे फेंकी तो उस पोजीशन पे आप चले जाते हैं और वहां जाके आप माइन को ढूंढ के उसको किल कर देते हैं। लेकिन अगर ईरान ने माइंस फेंकी हैं और अमेरिका को ये नहीं पता कि कहाँ फेंकी हैं, तो फिर उनको ढूंढना और उनको सेफली किल करना, न्यूट्रलाइज करना, ये बहुत टाइम टेकिंग और बहुत मुश्किल और डेंजरस काम, और इसके लिए वाकई इसमें टाइम लग सकता है। यानी अगर 10 से 12 माइंस भी खाली हो और आपको उनकी पोजीशंस नहीं पता, तो फिर आपको उनको ढूंढने में, उनको मारने में काफी वक्त लग सकता है। 6 महीने मेरे ख्याल एक मोहतात अंदाजा है कि क्योंकि माइंस क्लियर करने के बाद आपको जब तक ये कंफर्मेशन ना हो जाए कि जितनी माइंस फेंकी गई थी उतनी ही निकाल ली गई हैं, आप पानी को क्लियर नहीं कर सकते जहाजों के लिए, और कोई जहाज उस पानी में एंटर नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि कितनी माइंस फेंकी हैं, कहाँ फेंकी हैं, फिर आप उसको सेफली न्यूट्रलाइज करके उस पैसेज को सेफ नेविगेशन के लिए खोल सकते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया। रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसी से जुड़ी कुछ और खबरों पर बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, दोनों पार्टीज की पोजीशन इस वक्त जो है वो क्या है? इस्लामाबाद में तो तैयारियां जो है वो भरपूर इस हवाले से की गई हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात का जो डेडलॉक है, इसकी वजह जो है वो क्या है, इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी। नवीद हुसैन साहब, एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। नवीद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपको इस वक्त लगता क्या है, क्या बुनियादी जो इशू है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड ही है, या फिर मामलात जो है वो इससे आगे भी या इससे बढ़कर भी कुछ हैं? देखिए रहमान, मेरे ख्याल में दोनों अतराफ, ईरान और अमेरिका, दोनों के पास अब ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है कि अगर अमेरिका की तरफ देखा जाए तो अमेरिका ने जो 40 दिन तक जिस तरह से इजराइल के साथ मिलके जो बमबारी की, यानी हजारों टारगेट, कोई 13-14 हजार के करीब टारगेट जो है वो ईरान में हिट किए, और फिर आप वो आखिरी ट्वीट की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा जो आखिरी ट्रूथ सोशल पे जो है वो सदर ट्रंप ने जो एक पोस्ट डाली थी, उससे आप उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा दें कि कितनी फ्रस्ट्रेशन, यानी ऐसे बीच जंग के
एक सुपर पावर का सदर जो है वो इस तरह का बयान नहीं देता जिस तरह से उन्होंने दिया। तहजीब मिटाने की धमकी दे दी और बाद में ये बातें भी सामने आई कि विद इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ये बात सामने आई कि ये इनका इम्पल्सिव डिसीजन था, ये इनका इम्पल्सिव स्टेटमेंट था, ये जो है वो नेशनल सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जी आपने जो कन्वेंशनल डोमेन में काइनेटिक आपके पास जो भी ऑप्शन थे वो आपने एग्जॉस्ट कर लिए, उसके बाद अब आप नॉन कन्वेंशनल की तरफ जो है वो जाते हैं और नॉन कन्वेंशनल जो है वो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक तो ये है कि अब अमेरिका के पास काइनेटिक डोमेन में और ऑप्शन नहीं है। ईरान दूसरी तरफ, ईरान को देखा जाए तो उसने बेसिकली दो मेजर पावर, एक रीजनल सुपर पावर, दूसरी एक ग्लोबल सुपर पावर की कंबाइंड मिलिट्री माइट को सरवाइव किया। उससे मेरे ख्याल में उसके कॉन्फिडेंस में बहुत बूस्ट आया। ऑल्दो इन द प्रोसेस उसकी तबाही बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई, बहुत ज्यादा जो है डैमेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। अब इश्यू ये है कि जो ट्रंप जिस तरह से बात कर रहे हैं, सदर ट्रंप, वो बार बार डील की जो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सदर ट्रंप जो है वो डेस्परेट है। लेकिन उसके साथ साथ ऑल्दो दोनों ईरान और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि कोई एक हल जो है उसका निकले, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए मखमसा ये है कि दोनों एट द सेम टाइम ये भी जो है वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें डील नहीं चाहिए, हम कमजोर पोजीशन पे नहीं है। ट्रंप की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से मेरे ख्याल में जो ट्रुथ सोशल पे वो जिस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे वो ये लग रहा है कि वो ईरान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मिलिटरीली अमेरिका हासिल नहीं कर पाया बैटल फील्ड के ऊपर, वो मुज़ाकरात की मेज पे आके वो सारी चीजें कर दे। और हमने देखा, लेकिन इसमें मुझे एक चीज नवीद साहब, एक चीज बताइएगा, मैं दो बयानात का खास तौर पर हवाला देना चाहूंगा। ईरान सब कुछ एग्री कर गया, राइट। नवीद साहब, दो बयानात का हवाला, एक तो उन्होंने पहले जो जेडी वैंस के हवाले से कहा कि वो बस रवाना हो रहे हैं, दूसरा अभी उन्होंने फिर से बात की जुमे के दिन की। तो क्या ये उनका जो है वो स्टाइल जो है वो समझा जाना चाहिए जिस तरह से वो आमतौर पर गुफ्तगू करते हैं, या फिर इन बयानात में इससे बढ़कर भी कुछ है या था? देखिए, एक चीज तो जैसे मैं रहमान कह रहा था कि अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो है ऑल इज नॉट वेल। मैं क्यों कह रहा हूं ऑल इज नॉट वेल? आप देखें कि इन द थिक ऑफ वॉर अगर आपने चीफ ऑफ मिलिट्री को जो है, मिलिट्री के चीफ को वो फायर करता है, उनका डिफेंस सेक्रेटरी, उसके बाद जो है वो नेवी के सेक्रेटरी को फायर किया जाता है, आर्मी के सेक्रेटरी के साथ उसका जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी हैसियत का जो है वो मामला चल रहे हैं। तो अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी सारी चीजें ठीक नहीं है। जहां तक बात यह है, अब देखें ना, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जंग से पहले खुली थी, आप आए, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, और जो जिस तरह के बयानात और जितनी तेजी से बयानात दे रहा है वो वो ये लग रहा है कि स्ट्रैटेजी उसके पास कोई नहीं थी। आपकी जंग की वजह से जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई। अब पहले सारी दुनिया को कहा कि जी आए, हम पहले कहा कि जी हमें किसी की जरूरत नहीं है, अमेरिकन नेवी इतनी मजबूत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा देगी। उसके बाद जो है वो फिर आपने एलाइज की मिन्नत समाजत की, फिर उनको तड़ियां लगाई, फिर उनको ताने दिए कि जी आप आके खोलें, जब नहीं खुली तो फिर उल्टा ब्लॉकेड कर दिया। अच्छा, ट्रंप का जो अंदाज है ना वो रहमान इतना क्रूअली और क्रूडली वो ट्रांजैक्शनल है कि इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस दुनिया में बना हुआ है तेल का। आज जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि दुनिया की तारीख का बदतरीन एनर्जी क्राइसिस इस वक्त जो है वो बना हुआ है। लेकिन ट्रंप उसको किस तरह से ले रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आए आप अमेरिका से। लेकिन इसमें एक और चीज, मजे की बात ये है कि अमेरिका की ऑयल एक्सपोर्ट ट्रिपल नहीं क्वाड्रुपल हो गई। राइट, ठीक है। अच्छा, जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने रिपोर्ट दी है, उसने कहा पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है। हमारी पोजीशन, पाकिस्तान की पोजीशन अभी एज ऑफ नाउ जो है वो इस सारे मामले के हवाले से क्या है?
देखिए, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में आखिरी दम तक कोशिश वो कर रहा है और उसको करनी भी चाहिए। इन एनी केस देखें, अगर एक डील हो भी जाती है और इन दी एंड होनी चाहिए, मेरा अपना, जैसे मैंने कहा कि जी आपके पास, ट्रंप के पास दो ऑप्शन है, या तो वो डील करे और अगर डील नहीं करता तो वो ही शुड जस्ट वॉक अवे, कि जी वो छोड़ के चला जाए, ईरान के साथ मुआहदा भी ना हो और एक ओपन एंडेड छोड़ दे, जैसे कि पिछले साल जून में हुआ था कि उसने आके बमबारी की, उसने जो है कहा कि जी सारा उनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो तबाह हो गई, और फिर दोबारा वो आ गया इजराइल के साथ। या तो वो ये करेगा कि डील करेगा, या वो ये करेगा कि जी इसको ओपन एंडेड छोड़ दे। ओपन एंडेड छोड़ना उसकी सुपर पावर ईगो के लिए, उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी एज ए सुपर पावर, उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। तो डील करनी है, लेकिन ट्रंप को ये समझ नहीं आ रही जिस तरह से वो, मेरे ख्याल में, मैं तो एक ये बात कहूंगा कि ये उनका जो ट्रूथ सोशल है ये कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए। क्योंकि देखें, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इसके पास जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोली, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। हमने देखा कि किस तरह से ऑयल की ग्लोबल प्राइसेस जो है वो नीचे आई, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से जो ब्लॉकेड किया हुआ है, इस ब्लॉकेड को खत्म कर दिया जाएगा, तो एक बहुत अच्छी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनती। लेकिन ट्रंप जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है वो डील करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं लिया कि जिससे, और हमने देखा कि आखिर तक, तो आपको लगता है वो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो थी उस वक्त तक उन्होंने, राइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम आपने देखा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अज़हर को इजाजत दे। अल्लाह ने के बाद।